बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, मुल्क की सियासी और मारूजी हालात जो हैं वो आपके सामने हैं। पीटीआई ने अपना वतीरा बना रखा है, आए रोज एहतजाज, आए रोज जलसा जुलूस। ये इनका पुराना वतीरा है, 2011 से शुरू किया था। हुकूमत में थे तब भी जलसे जुलूस, अब भी जब चाइना के प्रेसिडेंट ने आना था तब भी जलसे जुलूस, एहतजाजी सियासत, और अब भी जो है शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस हो रही है। तो अब भी हमारे मेहमान ने ग्रामी जो मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान ममलिकत वो आ रहे हैं जब, तो उनके सामने एहतजाज और रुकावट मुझे नहीं समझ आ रही कि इसका क्या मकसद है, क्योंकि हुकूमत तो किसी की भी आ सकती है, आने वाले दिनों में बानी पीटीआई की भी आ सकती है, जो मुल्क के मामलात हैं। तो बेहतर यह है कि इकोनॉमिकली मुल्क को आगे बढ़ने दिया जाए, अपनी जो सियासत है वो ऐवानों तक महदूद करके, तो उसको बल्कि मैं समझता हूं सुप्रीम कोर्ट से भी सियासत को निकालें और वोट पे बस बेस करें और सियासत को करप्शन से पाक करें, और उसके बाद सारे मामला ठीक हो जाएंगे। दूसरी तरफ हमने 63A की जो मामलात हैं उसके ऊपर जो सुनवाई हो रही है नजरसानी केस में, वहां पे जो पीटीआई वाले हैं उन्होंने वही काम किया है कभी जो नून लीग ने किया था या अपोजिशन जमातों ने किया था। जब उन्होंने बाइकआउट किया था तो उस बाइकआउट की कोई अहमियत नहीं हुई, फैसला आ गया। और अब भी जो है पीटीआई ने बाइकआउट किया है, अली जफर साहब ने, तो अब भी फैसला तो आ जाएगा, जो भी होगा वो आने वाला वक्त देखेगा। लेकिन वकला की तरफ से जिस तरह का रवैया, बल्कि मैं समझता हूं इतना जबरदस्त वकला का एक बैकग्राउंड है इंसाफ के हवाले से, जस्टिस के हवाले से, लेकिन कल एक वकील साहब ने जो तौहीन की है तो मुझे नहीं समझ आती कि खामोशी क्यों है। ये तो एक समझें कि चीफ जस्टिस की सबसे बड़ी हमारे इंसाफ का इदारा है सुप्रीम कोर्ट, तो वहां पे चीफ जस्टिस के सामने उसको फ्रॉड चीफ जस्टिस कहना, ये मेरी समझ से बाहर है। मेरे साथ इस वक्त मेहमान होंगे इन तमाम मौजूआत पे बात करने के लिए, किसी तारफ के मोहताज नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने कानूनदान हैं और हमारे बड़े भाई हैं मुबीन काजी साहब। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम सलाम। काजी साहब, पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट पे बात कर लेते हैं कि ये जो कल सुनवाई हो रही थी नजरसानी केस में, हम इस बहस में नहीं जाएंगे कि जी बेंच बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था, क्यों है, ये प्रोगेटिव है सुप्रीम कोर्ट का, वो जाने, वकला जाने, आप जाने। हम सिर्फ मोटी मोटी बात करना चाहते हैं कि क्या किसी भी इंसाफ करने वाले जज के सामने इस तरह की बदतमीजी की जा सकती है जो कल की गई एक वकील साहब की तरफ से? नहीं, बिल्कुल किसी भी इंसाफ करने वाले जज के सामने ऐसी बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। यही इंपॉर्टेंट चीज है, आपका जो ओपनिंग वर्ड है, इंसाफ करने वाले जज। जी जी। और अगर नजर आ रहा हो कि जो जज साहब जिस तरह प्रोसीडिंग कंडक्ट कर रहे हैं, जज साहब जिस तरह की कानून की वायलेशंस अपनी लार्जर बेंच की जजमेंट्स की, और एक ऑर्डिनेंस आया, कैसे आया, किसके फायदे के लिए आया, और उस ऑर्डिनेंस पे जिसपे उनकी अपनी जजमेंट्स हो कि ऑर्डिनेंस ऐसे ऑर्डिनेंस नल एंड वॉइड है, उन्होंने ढेर सारे ऑर्डिनेंस नल एंड वॉइड डिक्लेयर किए हों, उसके बावजूद जहां उनका अपना कुछ इंटरेस्ट नजर आया फौरी तौर पे चीज करके और सीनियर मोस्ट जजेस को उस कमेटी से निकाल दिया, तो फिर इंसाफ होने वाली तो बात थी नहीं ना। सही। जब आप एक इनलीगल प्रोसिक्यूशन बैठे हैं और सिर्फ वो पुखला नहीं कह रहे, उनके सीनियर मोस्ट प्यूनी जजेस, तमाम सीनियर जजेस जितने थे, उन सब ने बैठने से इनकार किया ना, तो शो करता है कि चीफ जस्टिस का रवैया गलत है और चीफ जस्टिस का जो इकदाम है वो भी गलत है। और फिर चीफ जस्टिस साहब का रवैया तो सबको पता है, वो वकला के साथ भी जिस किस्म का उनका बिहेवियर होता है, बड़ी बड़ी बदतमीजी देखने को मिलती है, वकला को थ्रेट और ये, तो इंसान की इज्जत अपने हाथ में होती है। जब कोई अपने आप को जिस किसी ऊंचे मजहब पे बैठा हो, वो अपने ऊंचे मजहब से अपने आप को गिराएगा तो फिर उसको इज्जत नहीं मिल सकती। चले हम इसको उनको देखना चाहिए इसको कि अगर वो चाहते हैं कि इज्जत उनको मिले तो उनको दूसरों को इज्जत देनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। जो अच्छा, वकील अगर आ रहे हैं चीज अपना ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए, आप उनको उनका ऑब्जेक्शन भी रेज करने बिल्कुल ठीक है, आप सारी प्रोसीडिंग्स अपनी मर्जी से चलाएंगे तो फिर वकला का रिएक्शन आएगा। अच्छा, हम इसको माजी के पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि क्या काजी फायज ईसा का रवैया साकिब निसार से भी गया गुजरा है, इफ्तिखार चौधरी से भी गया गुजरा है? ये जरा ये आप
आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। अच्छा, आप इनको कंपेयर ही नहीं कर सकते। इस हद तक का रवैया कभी किसी जज का नहीं हुआ। एक लिमिट भी होती रही है को कानून और आइन को करते रहे। इफ्तिखार चौधरी साहब वाज द मोस्ट सक्सेसफुल चीफ जस्टिस, ठीक है, और उनको देखे जितनी उनको कमांड के साथ उन्होंने कर लिया डिसीजंस और जितने बड़े बड़े डिसीजन दे दिए। काजी साहब तो के बारे में तो पूरी बार कहती है, उनकी अपनी बलोचिस्तान बार जिसके वो चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए थे, वो एक अलग कहानी है कैसे हो गए। मेरे ख्याल चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब का वो आज तक खुद भी पछता रहे होंगे, मैंने ये क्या किया था डायरेक्ट चीफ जस्टिस अपॉइंट करके। उनकी अपनी बार उनके बारे में कहती है कि ये बदतरीन जज साबित हुए तारीख के। और अब आप मुझे बताएं ना, आजकल तो कोई जस्टिस मुनीर की बात ही नहीं करता, किसी और जज की भी बात नहीं करता। आजकल तो जो हर बंदा जो बात कर रहा है, तारीख में जो बात की जा रही है, वो इनके बारे में की जा रही है। मुझे बताइए किसी और जज के तारीख में, इफ्तिखार चौधरी साहब के या इवन साकिब निसार साहब के दौर में, आपने कभी सीनियर मोस्ट जजेस को इस किस्म की चीजें देखी कि वो बाकायदा प्रोसीडिंग छोड़ रहे हो? काजी फायजी साहब जो सीनियर मोस्ट जज थे, सीनियर प्यूनी जज थे, वो किन इश्यूज को उठा के और किस तरह लेटर्स लिख के जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को एड्रेस करते थे। सही। और जिन चीजों को वो इश्यू करते थे, आज जब खुद चीफ जस्टिस बने हो तो उन तमाम की नफी कर रहे हैं। तो उनकी ही हैज लॉस्ट रिस्पेक्ट, ही हैज लॉस्ट सपोर्ट ऑफ लॉयर्स। जुडिशरी तभी सक्सेसफुल होती है जब उसके साथ उसकी और कोई फोर्स नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये तो आपने जिस अदालत को, जज को अगर अपने वकला, अपने जो साथ, क्योंकि वो ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं, अगर कोर्ट को ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट की सपोर्ट खत्म हो गई तो वो नहीं चल सकता। अच्छा, ये तो आपने उनके कंडक्ट के ऊपर बात कर ली। अब जरा आ जाएं ओवरऑल हम देखें कि जिस तरह से एक फैसला आता है स्पेशल सीटों का, फिर उसके बाद जो है एक अमेंडमेंट का मामला आ जाते हैं, जहां वो नालायकी नजर आती है वजीर कानून की। मैं तो समझता हूं कि इससे बढ़ के नालायकी नहीं है कि या तो अगर आपके पास कमांड नहीं है, आप कॉन्फिडेंस में नहीं ले सकते, अभी आपका केस कमजोर है, तो आपको जजेस के साथ उसको अंडर डिस्कशन लाना नहीं चाहिए था, या फिर इतना मजबूत आप डॉक्यूमेंट कर लेते कि जजेस जो हैं, तमाम जजेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो इस पे जो है अपनी तायद कर देते कि हाँ अमेंडमेंट्स होनी चाहिए। या फर्ज करें हम, कोई ये भी कह सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या काम, और ये उनकी सबसे बड़ी नालायकी है कि जजेस के साथ अंडर डिस्कशन इसको क्यों लेके आए। अगर लेके आए थे तो फिर उनकी राय का एहतराम करना चाहिए था। मुझे बताइए कि वजीर कानून के ऊपर आप क्या कहेंगे कि उनकी नालायकियां भरपूर तरीके से सामने आई हैं इन तमाम मामलात के ऊपर। और मुझे लगता है हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान अभी जो जितने आपको मिसअंडरस्टैंडिंग नजर आ रही हैं या इख्तलाफात नजर आ रहे हैं, वो मुझे लगता है वजारत कानून के पैदा करता है। जी, मुझे तो लगता है बेचारे सबसे ज्यादा मजबूर है। अच्छा, वजीर कानून साहब नजर आते हैं कि जिनको जो वजीर कानून है और वो आखिरी दिन तक कहेंगे जी उनके पास आईनी तरमीम का मुसवदा नहीं पहुंचा, ठीक है, तो उसमें आप उनको कैसे ब्लेम कर सकते हैं? वो तो बेचारे इस वक्त मिनिस्टर को तो जो उनको कहा जाता है वो करते हैं। लेकिन मुझे जहां तक आईनी तरमीम भी जो वो उस दिन कामयाब नहीं हो सकी, मुझे लगता है कि उसके पीछे कुछ और कहानी होगी, कुछ और ताकतें होंगी जिन्होंने उसका सपोर्ट नहीं किया। अगर उसका सपोर्ट जिसका कहा जाता है एस्टेब्लिशमेंट की होती उसके पीछे, तो ये मुमकिन ही नहीं था। आप भी जानते हैं कि वो उस दिन आईनी तरमीम मंजूर ना हो। सर, कहा यह जा रहा है, कहा यह जा रहा है, जो पर्दा और मोतबर जराए ये बता रहे हैं, काजी साहब मोतबर जराए ये बता रहे हैं कि जी अगर आजम नजीर तारड़ स्पेशल सीटों के केस से पहले मंसूर अली शाह साहब के साथ इस अमेंडमेंट को ना डिस्कस करते, एज बढ़ाने वाले मामलात को, तो शायद ये फैसला इस तरह का ना आता जो आया। नहीं, उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के साथ डिस्कस किया था, और काजी फायज ईसा साहब ने कहा अगर कोई अमेंडमेंट की बात करनी है तो आप उधर जाए। वो उनकी बात का, जहां जो चीज कोई एक्ट अगर बेहतर है, जो चीफ जस्टिस का एक्ट बेहतर है, तो हम उसको कहेंगे कि अच्छा है। वो अगर उनके पास आए तो उन्होंने दुरुस्त किया कि उन्होंने कहा कि जी आप जो है सीनियर प्यूनी जज आप उनसे ही डिस्कस कर लें, तो वो उन्होंने किया। उसमें मेरे ख्याल कोई ऐसी चीज फैसले या उससे उनके लिंक के हिसाब से हम नहीं देख सकते। जहां तक ये तरमीम नजर आ रही, वो सिर्फ और जो इशू बन रहा है वो इस मोमेंट पे इशू बन रहा है कि इस मोमेंट पे तरमीम का आना
और इस तरह से केसेस बुलडोज होना, एक ऑर्डिनेंस आ जाना, कमेटियां चेंज हो जाना, वो सारा सिर्फ लगता है कि सारी कोशिश ऐसी हो रही है कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब की को एज बढ़ा के इनको मजीद कंटिन्यू किया जाए, फेडरल कोर्ट बना ली जाए, जजेस को फारिग कर दिया जाए। आप मुझे बताएं, आपके चारों सूबे डिसइंटेग्रेट हो जाएंगे कि अगर आपने ये जजेस की ट्रांसफर की कि आप जहां से जज उठाया और बलूचिस्तान भेज दिया, बलूचिस्तान वाले चीखेंगे कि आप जुल्म करने के लिए, अगर कोई बलोच जज है वहां पर और बलूचिस्तान के अंदर हाई कोर्ट के अंदर वो किसी इश्यू पे बात करता है अपने सूबे के हिसाब से और कानून और आइन के मुताबिक जो सूबे का हक है उसकी बात करते हैं, आप उसको हटा के लाहौर से एक पंजाब से भेज देंगे, पंजाब को और बदनाम करेंगे, ठीक, दूसरे सूबे में भेज देंगे। जो जज आपको नजर आ रहा होगा कि वो समझते हैं कि आपकी मर्जी का फैसला नहीं होगा हुकूमत की, हुकूमत उसको उठाएगी, ट्रांसफर कर देगी। तो ये एक ऐसी चीज हो जाएगी कि कोई भी जज जिसके बाद कोई केस होगा, सुन रहा होगा, आप समझेंगे कि यार ये जज तो बड़ा ऑनेस्ट है, बड़ा सख्त है, इसका क्लियर है, ये हुकूमत की मर्जी के हिसाब से नहीं चलेगा, आप उसको उठा के ट्रांसफर कर देंगे दूसरे सूबे में। सही। तो ये फिर वो अदलिया की आजादी कहां रह जाएगी? ये तो उसके बेसिक कांसेप्ट के अगेंस्ट है। तो इस वक्त अगर हुकूमत अपनी सिंसियरिटी चाहती है कि वो वाकई कोई आइन में बड़े पैमाने पर तब्दीली करना चाहती है, अवाम की फलाह के लिए करनी चाहती है, इदारों निजाम के लिए करना चाहती है, तो 20-25 दिन ही है ना भाई, वेट कर लें। जो एक शख्सियत जो इतनी कंट्रोवर्शियल हो चुकी हुई है और उसकी कंट्रोवर्शियल वो ऐसी हुई है कि सिर्फ वो अपने बुकला के लिए नहीं, अपने पाकिस्तान के लिए नहीं, वो पाकिस्तान से बाहर बैनुल अक़वामी इदारों और उनके सामने भी पाकिस्तान के लिए बताने का बाइस। अच्छा सर, बिल्कुल दुरुस्त, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। आप ब्रिटिश हाई कमीशन के साथ देख लीजिए, तो अगर कोई शख्स इतना कंट्रोवर्शियल और बिल्कुल एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट है, तो आप उसको 20 दिन में रिटायर हो लेने दें, ठीक, उसके बाद आप आईनी तरामीम लाइए, ठीक, तो आपको मेरे ख्याल बड़े स्मूथली तमाम प्रोसीडिंग्स हो जाएंगी। यहां सिर्फ ये है कि कंडक्ट जो मशकूक होता है, जो सारा सिलसिला मशकूक होता है, वो इस वजह से हो रहा है। ठीक। और मुझे तो लगता है कि ये इनको वैसे भी जो है शायद काजी साहब, चीफ जस्टिस साहब बेनिफिशियरी हो, इनको ना एक्सटेंड किया जाए मेरे ख्याल, क्योंकि हुकूमत में भी और मुख्तलिफ हलकों में भी बैठे हुए कोई इतना ना समझ नहीं हो सकता। नहीं, सुना ये जा रहा है जदीद ले आए और साल के जो अपने सारे जजेस को भी नाराज करे, जो वकला जो एक कंटिन्यूसली लायबिलिटी, उस इदारे के लिए भी लायबिलिटी हो, पूरे मुल्क के लिए भी लायबिलिटी हो, तो और मेरे ख्याल मुझे नहीं लगता कि उनको लाया जाएगा। शायद ये जरूर हो सकता है जेहन में सबके कि उनको आखिर वक्त तक ये एंगेज करके रखा जाए कि उनको एक्सटेंशन दी जा रही है ताकि वो कहीं उनका एकदम डायरेक्शन ना तब्दील हो जाए। नहीं, एक बात तो यहां काजी साहब बड़ी वाज़ेह तौर पे सामने आई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जब से पता चला है, या जो मैं समझता हूं कि जो जजेस उनके साथ जिन्होंने वो फैसला किया है, उनकी तरफ से बड़ा भरपूर किस्म का रिएक्शन आया है, और उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर का जो रवैया है, आप कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं, तो जस्टिस मुनीब अख्तर का रवैया आपको कैसा लगता है? जरा उस पर भी जरा बयान कर देना। मैं देखो काजी साहब पे हमने खुल के बात की है, अगर चीफ जस्टिस काजी ईसा साहब के साथ कंपेयर करेंगे ना, तो जमीन और आसमान का फर्क है। अच्छा, और काजी साहब के साथ ना वकीलों के साथ रवैया, काजी साहब का अपने अदालत में आए हुए ख्वातीन के साथ आपने देखा जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर के साथ किया, और लोगों के साथ रवैया, वो कंपेयर ही नहीं कर सकते। ठीक है। मुझे तो बात उन पे तरस आता है कि उनको इलाज की शायद जरूरत है, उनका टाइमली इलाज नहीं हो रहा, उससे उनकी सेहत पे इफेक्ट आ रहा है। ठीक है। अच्छा, चले मुझे ये भी बता दें कि इस वक्त जो 63A के मामला चल रहे हैं अदालत में, ठीक है, वो केस की प्रोसीडिंग आपके सामने है, आज तीसरा दिन था, तो जरा बताइए कि उसमें आगे आपको क्या लगता है, क्योंकि ये बाइकआउट तो पहले भी होते रहे हैं, अता बंदयाल की कोर्ट का भी बाइकआउट हुआ, उसमें मुस्लिम लीग नून और उनकी साथी जमातों ने किया एक केस में, और फिर भी फैसला आ गया। अब मुझे बताइए कि ये बाइकआउट कर दिया अली जफर ने, तो अब इसके नतायज क्या निकलेंगे? क्या केस चलता रहेगा? वो तो अली जफर साहब को आपको पता है कि वो सबसे धीमे वकला में से हैं, बड़े नफीस और बड़े धीमी अंदाज में बात करने वाले, और इवन उनको जो उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है उससे सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है कि ये अदालत के अंदर ये अग्रेसिव नहीं होते, लेकिन वो एक प्रोफेशनल थॉरो जेंटलमैन है, वो प्रोफेशनली हैंडल करते हैं, वो मिसबिहेव नहीं करते। आप अंदाजा कर लें कि अगर ऐसे शख्स को भी इस हद तक मजबूर किया गया हो कि वो भी कहे कि भाईजान मैं नहीं कर सकता,
तो वो चले जाएंगे। लेकिन मैं इससे हट के एक बात, नहीं नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं कर सकता। उन्होंने कहा है कि बानी पीटीआई ने कहा है कि हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। मैं आपको इसी वजह से कि जो जिस तरह कंडक्ट हो रहा है उनको ना बोलने दिया जा रहा था। कल वो बार बार आ रहे थे, ऑब्जेक्शन रेज करने की कोशिश कर रहे थे, उनको सुना ही नहीं जा रहा था, तभी कंडक्ट पे बात आई ना। उन्होंने कहा ठीक है फिर बाइकआउट करें। अगर इन्होंने अपनी मर्जी से प्रोसीडिंग करनी है, कमेटी अपनी मर्जी से बन गई, प्रोसीडिंग अपनी मर्जी से करिए, तो इसको फिर हम बेहतर है कि हम इसमें पार्टिसिपेट ही ना करें, क्योंकि जब वो एकतरफा चल रही है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, इस चीज को छोड़ दीजिए, पीटीआई को छोड़ दें, पीएम सारी जमातों को छोड़ दें, क्या आप चाहते हैं कि इस किस्म की अमेंडमेंट आए और या इस किस्म का डिसीजन आए कि हॉर्स ट्रेडिंग हो, हॉर्स ट्रेडिंग की इजाजत दी जाए? और ये इस वक्त गवर्नमेंट नहीं देख रही, आप मेरे से ये भी लिखवा लें, सही, आप ये जजमेंट ले लें, फैसला करा लें, ये फ्लोर क्रॉसिंग पे ये डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो जाएगी ना। मैं आपको लिख के देता हूं, आप इधर तो छोड़ें कि आप किसी को चंद 2-4 पीटीआई वालों को किसी को शामिल कर लेंगे। मुझे बताइए अगर पीएमएलएन के बहुत ज्यादा तादाद में लोग जो हैं मेंबर्स, उन्होंने आपका साथ ना दिया कि अब तो पाबंदी भी नहीं, हम डिस्क्वालीफाई भी नहीं हो सकते, सही, फिर क्या होगा? ठीक है, ये तो होता है, ये तो होता रहा है। हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता बंद किया गया था, देखिए हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता बंद किया गया था ना, तभी नजर आया है। और ये आज ऐसे टाइम पे अमेंडमेंट शो करती है, ये प्रोसीडिंग शो करती है कि उस हॉर्स ट्रेडिंग के रास्ते को खोलना जाना मकसूद है, ताकि फिलहाल आप जो है आईनी तरमीम पास करा लें, बुलडोज करा के असेंबली की तादाद में फौरी तौर पर तब्दीली करके जल्दी क्या है आईनी तरमीम में। आप 1 महीना वेट क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, अच्छा, इस चीज का जवाब चाहिए, बिल्कुल ठीक है, इस चीज का जवाब अच्छा, चाहिए कि भाई हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रुका है तो उसको रुकने देना। ठीक, आप क्यों चाहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग हो? अच्छा, इसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अभी आप देखिए 3 लोग अभी भी जिनके फोन बंद हुए थे पीएमएलएन के, किसने बंद कराए थे ना, जो एकदम 18वीं तरमीम की ये वाली जो तरमीम थी, ये प्रोसीडिंग्स दिन ड्रॉप हुई, पीएमएलएन के भी 3 बंदों के फोन बंद थे। तो ये आप एक्सपेक्ट करें कि फिर तमाम मुख्तलिफ सियासी जमातों में से आप को 2-4 बंदों को जोड़ने की बात करेंगे। लेकिन अगर आपके अपने बंदे इसी की बेस में, इसी की आड़ में निकल गए, तो फिर तो आपकी तो गई गवर्नमेंट। ठीक है, अच्छा, आपके दोस्त परवेज इलाही साहब का नाम ईसीएल से निकाल दिया गया है, अब उनका सियासी मुस्तकबिल आपको आगे क्या नजर आ रहा है? वो चूंकि अब उनकी एज भी काफी है, वो बीमार भी थे, आप लास्ट टाइम आपको पता है जब वो केस में कोर्ट में भी थे, जेल में भी थे, उन्होंने काफी लंबा पीरियड उन्होंने गुजारा है, तो वो उनकी सेहत का भी इशू था, तो वो अब आए हैं बाहर। अभी तक तो उनको खास ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं की सेहत की वजह से, वो मेरे ख्याल सेहत का इशू होगा जिसके लिए वो ईसीएल से निकले, वो बाहर जाएंगे। और परवेज इलाही साहब को तो आपने देख लिया, इस एज में अगर कैद इतनी बड़ी भुगत ली है तो इसका मतलब है वो अगर जाएंगे भी थोड़ी देर तो वो वापस भी आ जाएंगे। और अब ये जो शंघाई तावन कॉन्फ्रेंस हो रही है, अब ये जो शंघाई तावन कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसकी आमद है, आपको पता है थोड़े दिन रह गए हैं, और दूसरी तरफ पीटीआई एहतजाज पे एहतजाज, एहतजाज पे एहतजाज, एहतजाज पे एहतजाज। मुझे बताइए कि इनका मसला, इनको भी पता है कि ये अपना समझें कि इन गुफ्तगू से हल होना है, एक दूसरे को एंगेज करने से हल होना है। अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये चीजें हैं तो फिर भी एक टेबल पे बैठेंगे तो एंगेज करेंगे, अगर तो फिर ये हल होंगे। तो मुझे बताइए कि फिर ये जो एहतजाजी सियासत है, ये तो इनको फायदा नहीं दे रही इस वक्त, बल्कि अली अमीन गंडापुर के बयानात इनको मजीद मुश्किल में डाल रहे हैं। मुझे इतनी साथ बात बता दीजिए आप, इस वक्त शंघाई ताउन कमेटी की जो है वो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। तो हुकूमत को ये चाहिए कि जो एहतजाज हो रही है, इस प्रोसीडिंग, ये जो बुलडोज हो रही है और आईनी तरमीम इसकी वजह से हो रहा है ना इस वक्त, सही। तो अगर ये 10 दिन ये होल्ड कर लें कि भाई हम 10 आज अनाउंस कर दें भाई ये आईनी तरमीम वाला कोई इशू, असेंबली का कोई इजलास नहीं होगा, सब मेंबर्स किसी को नहीं, ये उनके जाने के बाद होगा, तो ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। मुझे तो ये बताइए कि अगर आप इससे पहले बुलडोज करके ये कोशिश कर रहे हैं, हाँ, ये तो मुझे कोई बड़ी साजिश लगती है सर। इन्होंने ऐसा माहौल करके मेरे पास ये इतलात है सर, मेरे पास ये इतलात है, आपके पास मुझसे भी शायद ज्यादा हो, क्योंकि आप अपना वेल इन्फॉर्म्ड वकला में से हैं। मुझे जो इतलात हैं वो ये हैं कि ये शंघाई तावन कॉन्फ्रेंस से पहले ये बिल मंजूर होगा हर सूरत।
इसका मतलब है जो मंजूर कराना जा रहा है वो मुल्क में इंतशार पैदा करना चाह रहा है, सही। वो इस कॉन्फ्रेंस को नाकाम वो कराना चाह रहा है क्योंकि उसको पता है कि अगर ये आईनी तरमीम हुई, वकला भी सड़कों पर होंगे, अवाम भी सड़कों पर होगी, तो फिर कॉन्फ्रेंस इफेक्ट करेगी। ये उस शख्स की बदनीयती है जो ये कर रहा है। सही। और अगर वो इस वक्त कहते हैं भाई कि हम 10 दिन बाद ये प्रोसीडिंग, 10 दिन तक कोई आईनी तरमीम नहीं होगी, ना मुल्की मुफाद के अंदर, कौमी मुफाद के अंदर हम अनाउंस कर रहे हैं कि इसके अंदर कोई वो अनाउंसमेंट नहीं होगी, तो इतने दिन तक किसी किस्म का ना मुजाहरा होगा, ना किसी किस्म की कोई एजिटेशन होगी। सुकून के साथ आप जिस दिन कॉन्फ्रेंस ये कर लें, उसके बाद बेशक आईनी तरमीम लाएं, बुलडोज कर दें, अदालतों को पार कर दें। मैं तो अभी सर एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल, जब इन्होंने अपने अपने मुफाद देखे हैं, मुल्की मुफाद नहीं देख रहे, तो ये जिनके कहने पर अगर कुछ उनको राजी करने के लिए कर रहे हैं, तो फिर पूरी पाकिस्तान को चाहिए कि वो जाके उनके साथ खड़े हो जाए और कहें भाई उनको राजी करना है। तो फिर अवाम को क्या मसला है, अवाम फिर उन्हीं को लेकर आती है कि वही असल इक़्तिदार में आए, ओवरऑल आ जाए, इन सबको फारिग कर दिया जाए, इन सियासतदानों को भी फारिग कर दिया जाए, ऐसी अदलिया को भी फारिग कर दिया जाए जो मुल्की मुफाद और उसके बजाय सिर्फ अपने जाती मुफाद को देख रहे हैं। सियासतदान भी हमारी जुडिशरी भी सब अपने जाती मुफाद को देख रहे हैं। अच्छा सर, अगर आपने देखा कि अवाम का मुफाद नहीं देखना, तो फिर अवाम के लिए वो हमेशा से दूसरे दौर जो थे वो बेहतर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर अवाम को बेहतरी हो जाती है। आपने देखा कि सॉफ्ट स्पोकन आती है और देर तक जुडिशरी आती है। आप देखें जो सॉफ्ट स्पोकन लोग हैं, जिनमें गौहर खान साहब हैं, बानी पीटीआई ने बड़ा सख्त रवैया उनके बारे में रवा रखा। उन्होंने कहा जी इसको फारग करने का टाइम आ गया, ये बुज़दिल आदमी है। तो मुझे बताइए, बातचीत नहीं होगी तो लड़ाई तो चलती रहेगी। ये तो किसी ना किसी को तो एक स्टेप आगे बढ़ना होगा। देखिए, ये तो पीटीआई वाले जाने, उनकी सियासी जमात की अंदरूनी चीजें जो है वो सियासत उनकी क्या है, वो उसके डिसीजन होंगे, वो जानेंगे, उनसे मैं तो नहीं उस पर कमेंट कर सकता। लेकिन जहां तक आपने बात की है, बातचीत होनी चाहिए, मुज़ाकरात होने चाहिए, तो मुज़ाकरात और बातचीत की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? जो ताकत में बैठा होता है, इक़्तिदार में बैठा, वो कमजोर के साथ आगे हाथ बढ़ाता है, तो बात होती है। यूं तो नहीं मुज़ाकरात हो सकते कि आप ठीक अपोजिशन को भी रगड़ दें, आप वकला को भी रगड़ें, आप अदालत में भी मनमानी करें, आप मनमानी ऑर्डिनेंसेस ला के मनमानी कानून साजियां कराएं, मनमाने फैसले कराएं, और उसके बाद आप कहें मुज़ाकरात से बात तय होनी चाहिए। ठीक भाई, आपकी नीयत भी तो नजर आनी चाहिए ना कि आप जेन्युइनली, आपको वाकई मुल्क की मुफाद में तो बेहतरी चाहते हैं। कंडक्ट आपका सारा शो कर रहा हो कि आप मुल्क की मुफाद नहीं है, चंद लोगों के जाती मुफाद के लिए सारा कुछ हो रहा है, तो फिर यही कुछ होगा। और मुझे तो नवाज शरीफ साहब भी पीछे पीछे हटते नजर आ रहे हैं मेरे ख्याल में, कि जी वो भी शायद समझ रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है अल्टीमेटली फिर उन्हीं के ऊपर सारा कुछ जाएगा। क्योंकि पहले भी हिस्ट्री है कि उनकी गवर्नमेंट से जो कानून साजी और आईनी तरामीम और नैब जो कुछ बनवाए गए, दहशतगर्दी के कानून बनाए गए, अदालतें बनवाई गई, एंड पे सारी की सारी उन्हीं पर इस्तेमाल हुई। बिल्कुल नवाज शरीफ साहब बाहर जाना चाह रहे हैं, शायद उनको समझ आ रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मुबीन काजी साहब, हमारे साथ आप रहे प्रोग्राम में। आपने लीगली भी हमें बताया 63A के मामलात पे, आपने अदालत के और जजेस के पर्सनल कंडक्ट की भी बात की। आप चूंकि कर सकते हैं, आप वकील हैं, बार के मेंबर हैं, तो यकीनन नाज़रीन हमने आपके सामने उनके ख्यालात रख दिए। उससे आप मुताबिकत रखते हैं नहीं रखते, ये फैसला आपका होगा। लेकिन अभी एक ब्रेक पे जा रहा हूं, ब्रेक से वापस आता हूं, मजीद इन इश्यूज के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे हाई कोर्ट के वकील हैं, कानूनदान हैं, बड़े जाने माने हमारे दोस्त हैं, मुनीर भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। अस्सलाम सर। भट्टी साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर तुसी की अपना कभी जजेस के कंडक्ट पे बात हो रही है, कभी कोई वकील जो है वो काजी फाइज ईसा और उनके बेंच के सामने वो तस्दीक करता है चीफ जस्टिस की, ये क्या है? वकला में क्या तकसीम है, या जरा अंदरूनी कहानी बताइए। क्योंकि अभी मेरे साथ मुबीन काजी साहब थे, वो तो जाहिर है वो तो काजी साहब के कंडक्ट के अगेंस्ट बात कर रहे थे, लेकिन आप चूंकि अक्सर न्यूट्रल बात करते हैं, मुझे बताइए ये कसूर किसका था जो कल मुस्तफैन काजमी ने जो किया है?
देखिए जी, मैं सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 63 का फैसला कालादम करार दे दिया। चलो कमाल हो गया जी। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी की अपील जो है ना वो कर दी है और 63 केस का फैसला कालादम करार दे दिया। अभी ताजा तरीन ये ब्रेकिंग न्यूज चल रही है। अच्छा जी। और दूसरी अर्ज ये करता चलूं कि देखिए जी, पीटीआई वाले ये नहीं चाहते कि कोई ऐसा फैसला जो उनके खिलाफ हो, वो अदालतों को प्रेशराइज करना चाहते हैं और अपनी मर्जी के फैसले लेना चाहते हैं। कभी आज तक ऐसे हुआ है कि पीटीआई का वकील वो रोस्टरों पे खड़ा होकर जाके कहे कि 500 वकील मेरे साथ आया, हम देखते हैं हमारे खिलाफ कैसे फैसले करते हैं। ये कौन सी मदीने की रियासत में ऐसा होता है? सही सही कौन सही। से किस मौजूद मुल्क में ऐसा होता है? वो कहता जी कि इन्होंने हमारे वकील को बोलने नहीं दिया। हाँ। तो उन्होंने कहा जी कि मैं अपने बानी साहब से मैं मुलाकात करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि ठीक है आप जाएं, वहां से फैसला करें, वहां से जो आपको इंस्ट्रक्शन मिलती है तो बताएं। तो आज इंस्ट्रक्शन हुई, उन्होंने बाइकाट कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरखास्त मंजूर कर ली है और वो फैसला 63 का करें कालादम करार दे दिया। ठीक है जी। ठीक है। तो ये लोग नहीं चाहते कि मुल्क में हालात ठीक। अच्छा सर, यहां मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि काजी साहब को भी पता है, उनके साथी जजेस को भी पता था कि जो जेल के अंदर है वो सजा याफ्ता मुजरम है। हमने देखा नवाज शरीफ के बारे में मुजरम मुजरम कहा गया, जरदारी को मुजरम मुजरम कहा गया, सजा याफ्ता कहा गया। हमने इससे पहले कभी कोई पॉलिटिकल सेल नहीं देखा जो जेल से ऑपरेट कर रहा हो। पाकिस्तान की तारीख में मैंने पहली दफा देखा है कि अदालतें भी जो हैं, कभी नैब केस होता है तो वहां से एक मुजरम को वीडियो पे ले लेते हैं। ये तो फिर कंडक्ट, मुझे तो अदालत के कंडक्ट की समझ नहीं आ रही सर। तो फिर वो वकील को इजाजत भी देते हैं कि जाओ जाके सजा, या तो फिर सजाएं गलत हैं उस शख्स की, या तो उसके साथ कोई जुल्म हुआ है। तो फिर ये दो राय अवाम तो कंफ्यूज होगी ना सर। सर बात आपकी बिल्कुल सही है। बात यह है कि जिन हालात में, जिन मामलात में बंदे की एविडेंस की जरूरत होती है, वो किसी जगह भी हो तो वहां पे वीडियो पे उनकी बात ली जा सकती है, ऐसी बात नहीं है। बाकी ये कि इन्होंने वो तो नहीं, वो जो जेल में बैठा हुआ शख्स है वो नहीं चाहता कि मुल्क के हालात ठीक हों। वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान में बसने वाले लोग सुख का सांस लें। भाई नवाज शरीफ भी जेल में था, जब जरदारी साहब भी जेल में थे, मुल्क में क्या हुआ था? अब आप कहते हैं कि जी 9 मई के सियासी केस है। ये कोई सियासी केस नहीं है। आपने एक हुकूमत पे चढ़ाई करने की कोशिश की, आपने फौज पे चढ़ाई करने की कोशिश की और बगावत फैलाने की कोशिश की। तो ये सियासी केस नहीं है, ये आपने जानबूझ के किया। मैं समझता हूं कि ऐसे किरदारों को सजा मिलनी चाहिए। यहाँ तक आपने फरमाया कि जी काजी साहब ने ये फरमाया, अपना एडवोकेट साहब ने, वो हमारे सीनियर दोस्त हैं, तो बात यह है कि वो उनकी हमदर्दियां पीटीआई के साथ मेरी किसी पार्टी के साथ कोई हमदर्दी मुझे पता है, मुझे अंदाजा है आपका। मुझे एक थोड़ा सा मुझे समझ आती है कि आप हमेशा जो है ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है, जो गलत करेगा ख्वाब उसका जो मामला है, बल्कि मैं समझता हूं बानी पीटीआई की मुश्किलात में इजाफा अदालतें नहीं कर रही। बानी पीटीआई की मुश्किलात में अब उनका जो कंडक्ट है, जो उनका रवैया है, जिस तरह से जो उनके सॉफ्ट स्पोकन लोग हैं उनको वो कह रहे हैं जी ये बुज़दिल लोग हैं, इनको निकालो पार्टी से। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर जैसे लोग जो कि बदतमीजी और उनकी जुबान से जो निकलता है, वो जिस मनसब पे हैं वहां सोच समझ के बात करने की जरूरत होती है, क्योंकि अब वो सिर्फ पॉलिटिकल वर्कर नहीं है, वो चीफ मिनिस्टर है एक सूबे का। तो वहां से वो धमकियां लगाता है एज अ चीफ मिनिस्टर। ये क्या मैसेज है जरा? ये बानी पीटीआई का कोड ऑफ कंडक्ट तो ये है, और अब जो कंडक्ट है हमारी अदालतों का, उस पर सवालिया निशान है कि उसको रियायत पे रियायत मिल रही है, रियायत पे रियायत मिल रही है। ऐसे शख्स के खिलाफ तो बगावत का मुकदमा होना चाहिए जो कि एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाने की कोशिश करे। बिल्कुल बिल्कुल सर, होना चाहिए। गंडापुर साहब जो ना वो मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि खैबर पख्तूनख्वा के हालात सही हों, वो अपने हालात की तरफ तवज्जो नहीं देते। वहां पे पीटीआई के वर्कर, पीटीआई के ओहदेदार कह चुके हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ी करप्शन होती है।
और मैं समझता हूं कि पीटीआई की जब भी हुकूमत आई उसमें जी भर के करप्शन हुई। खा वो मोहतरमा अब वो सारे पैसे लेके बाहर चली गई, इनके अकाउंट में भी भेजते थे सारे, वो किधर है अभी? गोभी एंड कंपनी, ये जो हैं ये नहीं चाहते कि मुल्क के हालात सही हों। ये सब लोग इक़्तिदार के लिए गंदा खेल खेल रहे हैं और ये चाहते हैं कि मुल्क में लाशें गिरें, रेड जोन में हम जाएं, पुलिस मना करे और फिर मुल्क की हालात खराब हों। एक्चुअली वो जो अंदर बैठा हुआ एक शैतान है ना जी, वो शैतान नहीं चाहता कि मुल्क के हालात ठीक हों। और उसके एक बंदे के अंदर जाने से कोई क़यामत आ गई। बिल्कुल ठीक। वो जरदारी साहब भी तो इतने साल जेल में रहे, उन्होंने डट के मुकाबला किया। आपको 3-4 कमरे दिए गए, उसमें आप वर्जिश करते हैं और हर किस्म की मुर्गियां फाड़ते हैं, जनाबली पराठे खाते हैं और बताइए क्या क्या चीजें जाय करते हैं, और फिर आप कहते हैं कि मैं डेथ सेल में हूं। क्यों आप ऐसे कर रहे हो? सही। और जो बाहर अवाम है आप उनको उभार रहे हो, और वो आपने देखा कि वो औरतें जनाब वो माशाल्लाह वो कह रही थी खान हमारा इश्क है। जब खान हमारा इश्क है तो वो जो आपका खामद है वो क्या है? वो जो आपके माँ बाप है वो क्या है? भट्टी साहब तुसी एक काम ते करो, वैसे माशाल्लाह तुहाड़ा ये जो पॉइंट आपने उठाया है इसके खिलाफ तो आप अदालत में जा सकते हैं इस बात के, क्योंकि किसी ऐसी इस्लामी रियासत जिसका जो मुल्क ही इस्लाम के नाम पे बना, मेरी बात पे गौर कीजिएगा आप के जी। मुझे बताइए कि ये जो बाजारे हुस्न बंद किया गया, या ये मोहल्ले में जो करैक्टरलेस खवातीन होती हैं या करैक्टरलेस मर्द हजरात होते हैं उनके ऊपर कानून लागू होता है, आप समझते हैं इस बात को? आप मुझे बताइए कि मोहल्ले में या किसी जगह पे ये तो काम छुप के हो रहा होता है। ये जो आपने इश्क की बात की है ये तो वाज़ेह सरीहन ये इस मुल्क के कानून की वायलेशन है कि एक निकाह याफ्ता औरत या कोई किसी खानदान की बाइज्जत बच्ची ये अल्फाज इस्तेमाल करे, तो क्या ऐसे अल्फाज मीडिया को ऑन एयर करने चाहिए? और अगर नहीं करने चाहिए तो फिर अदालत में जाएं, आप एक केस करें, इसके खिलाफ फैसला लें आप। जी बिल्कुल करने चाहिए। मीडिया को हर अच्छी बुरी चीज खबर जो ना वो मंजर आम पे आनी चाहिए। मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे लोगों को मंजर आम पे लेके आए, और ये वो पार्टी है जिसने नई नस्ल को तबाह कर दिया। सही। ये वो पार्टी है जिसने माँ को बेटी के खिलाफ और बेटी को माँ के खिलाफ, बेटे को बाप के खिलाफ और बाप को बेटे के खिलाफ बयान देने पे मजबूर कर दिया। ये मम्मी डैडी पार्टी है, और इस पार्टी में बनाने वाले लोग किधर हैं? ये किधर है गंडापुर साहब, और ये किधर है जनाबली अयूब खान का पोता जो है इधर, वो किधर है? उसका क्या किरदार था? और वो जो शाह महमूद करैशी जिन्होंने पाकिस्तान बनने पे मुखालफतें की और अंग्रेजों की गुलामी की, वो आज मतलब एक लीडर बन सकते हैं। ये बदकिस्मती है हमारी। और मैं ये समझता हूँ कि शमसी साहब हमारी अदालतों का भी बहुत बड़ा कसूर है हालात खराब करने में। एक चलती फिरती अच्छी खासी हुकूमत को इन्होंने अदालतों ने रगड़ के रख दिया। ठीक है। और जब से उस हुकूमत को नून लीग की हुकूमत को गिराया उस वक्त से लेके आज तक हालात सही नहीं। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये जो 63A का फैसला आया है, ठीक है, ये जो दरखास्तें जो नजरसानी की दरखास्तें मंजूर हुई हैं, अब आने वाली सियासत पे, यानी ये जो बिल आ रहा था मंजूरी के लिए अमेंडमेंट का, उसके ऊपर और आने वाली सियासत के ऊपर इस 63A के जो नजरसानी अप्रूवल है उस पे क्या असरात पड़ेंगे आने वाले वक्त में सियासत के ऊपर? देखिए जी, हालात तो सियासत पे तो मतलब असर पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ ये कि हर बंदे ने एक अपनी अपनी दो एंड की मस्जिद बनाई हुई है, और जो चीज उसको अच्छी नहीं लगती वो 62 और 63 का ये तो चक्कर बड़ी देर से कि जी वो अमीन हो, वो ऐसे हो। देखें वो बातें जो खुलफाए राशिदीन में थी वो हम में नहीं है। ये हम लोग सिर्फ सियासी करते हैं। हम लोगों वो कहते हैं जी करप्शन नहीं होनी चाहिए, गलत काम नहीं होना चाहिए, हम तमाम काम पहुंच के करते हैं। अच्छा सर, एक और बात है भट्टी साहब, एक और बात है कि दुनिया में क़यामत तक, यानी इब्तिदा से क़यामत तक सिर्फ एक हस्ती है जो नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में सादक और अमीन वर्ड जो है वो फिट आता है, परफेक्टली और राइट आता है, और इनके अलावा कोई शख्सियत ऐसी नहीं है
मुझे ये बताएं कि फिर ये क्यों ड्रामेबाजियां इस रियासत पाकिस्तान में हो रही हैं जो कि इस्लाम के नाम पे बनी है? ये सब ड्रामेबाजियां हैं सर जी। इन्होंने एक्चुअली इस लॉ का मकसद ये था कि सियासतदानों को किसी न किसी तरीके के साथ वो कर लिया जाए। आज तक किसी फौजी के खिलाफ भी ये केस बनाए नहीं ना बना। वो उन्होंने कहा था कि ये सियासतदानों को रगड़ के रख दो, सादिक और अमीन होना चाहिए। सादिक और अमीन तो वही जात है, उसके बाद तो कोई सादिक और अमीन नहीं। ये सादिक और अमीन की बातें करने वाले जो करप्शन करके अपने बैंक भर के बुजदार वगैरह और वो फराग गोगी वगैरह वो बैठे हैं जाके। अच्छा भट्टी साहब, ये हुकूमत का भी कसूर है। भट्टी साहब थोड़ा सा हम इस पे भी बात कर लेना कि ये जो तरमीम आ रही है, अब चूंकि आप वकील हैं, आप समझते हैं इसके बेनिफिट्स तो इस मौजूदा चीफ जस्टिस को होंगे या अपना इसके इर्द गिर्द जितने सियासी लोग इस वक्त हुकूमत में हैं उनको होंगे? अच्छा, होंगे भी कि नहीं होंगे ये आप तो जरा हमें बता दें, क्योंकि आपकी नजर से तो ये तरमीम गुजरी है, बस मुख्तसरन जरा। देखिए सर, बात यह है, ये इन्होंने एक हवा छोड़ा हुआ है कि ये तरमीम कर रहे हैं चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाने के लिए। ऐसा कोई कुछ नहीं है। किसी पार्टी ने आज तक, ना पीपल्स पार्टी ने कहा, ना नून ने कहा या किसी ने कहा। इनके दिल में ये बात खुड़ती है कि ये काजी फैज ईसा साहब को अच्छा नहीं समझते। और पता नहीं जस्टिस नसूर अली शाह साहब के बारे में इनका क्या ख्याल है या क्या बात है। जब भी वो चाहते हैं कि जी ये किसी न किसी चला जाए चीफ जस्टिस साहब और इसको कंट्रोवर्शियल बनाया जाए इनके फैसला जात को। और देखें कितनी बड़ी इंसल्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कि एक वकील जो वकील ही नहीं केस में वो जाके रोस्टर पे खड़ा होकर जाके कहता है कि हम देखते हैं किस तरह फैसला करते हो, हमारे वकील को किस तरह नहीं बोल रहे। तो आ गया ना अब फैसला, अब आ गया फैसला, अब कर ले जो करना है। जी, तो इनका काम था कि जजेस को देखें, जजेस वो बड़ी इंसल्ट महसूस करते हैं जब को रोस्टर पे खड़ा होकर बिन बुलाए आके बात कर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। जजेस ने गन नहीं रखी होती उधर। जजेस का काम है कि अपने फैसलों में बोलना। बिल्कुल ठीक तो है। जज साहब ने अपने फैसले में ये चीज आज करार दे दिया, जाओ जो करना है कर लो। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। नाज़रीन, आपने देखा, हमने आज के मेहमानान गिरामी जो मेरे थे वो दोनों वकला थे, और मैं समझता हूं कि आज के प्रोग्राम का जो मौजू था यही रेलेवेंसी बनती थी। अब उन्होंने जितनी भी गुफ्तगू की है वो आपके सामने है। 63A का फैसला आ चुका, अब उसके ऊपर बहस भी हो सकती है, अच्छा है बुरा है, फायदा किसको होगा नहीं होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। आज तक के प्रोग्राम के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।